हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 भूगोल में कई महत्वपूर्ण चैप्टर्स को देखने के बाद आज हम भारत लोक और अर्थव्यवस्था जो सेकंड बुक है भूगोल की, इसके चैप्टर नंबर 8 तक पहुंचे हैं, जिसका नाम है निर्माण उद्योग। बेहद खास चैप्टर है और बेहद इंपॉर्टेंट ये सारे चैप्टर्स चल रहे हैं, इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। आज के इस सेशन में हम इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने जा रहे हैं, यानी एक बार में इस पूरे चैप्टर को समझेंगे। आपको कोई डाउट, समस्या, परेशानी हो, सब कुछ खत्म करेंगे। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा रहे हैं और 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको किसी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं ये सेशन और समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। अब जैसा कि हम हर चैप्टर में करते हैं कि भाई आखिर हम इस चैप्टर में करने क्या क्या वाले हैं, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम करेंगे निर्माण उद्योग। देखिए, आपको पता है कि जो अर्थव्यवस्था की 3 क्रियाएं हैं या आर्थिक क्रियाएं हैं, उसमें एक क्रिया होती है द्वितीयक क्रिया। ठीक है, प्राथमिक होता है किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर या कृषि से, और द्वितीयक क्रिया जुड़ी होती है विनिर्माण से, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक बात। जिसमें होता क्या है, बेसिकली आप क्या करते हैं, कच्चे माल को, जो कच्चा माल होता है उसको अंतिम वस्तु में यानी फाइनल गुड्स में परिवर्तित करते हैं। इसमें उत्पादन के साधन लगाए जाते हैं, ठीक है, श्रम, पूंजी, निवेशक, है ना, ये सारी लाभ, ये सारी चीजें इसमें लगाई जाती हैं। तो द्वितीयक जो क्रिया है, द्वितीयक जो क्षेत्र है, उसमें क्या होता है, विनिर्माण होता है। और विनिर्माण के माध्यम से आप क्या करते हैं, विनिर्माण के माध्यम से कच्चे माल को अंतिम वस्तु में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद आप पहुंचते हैं उद्योगों के वर्गीकरण में। उद्योगों का वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज का आप क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक बात है भाई। उद्योग हो सकता है कृषि आधारित हो, उद्योग हो सकता है श्रम आधारित हो, उद्योग हो सकता है कि लेट्स सपोज वो मिनरल्स पर आधारित हो, उद्योग हो सकता है कि कपड़े के हों, या उद्योग हो सकता है कि जो कैपिटल गुड्स हैं उनसे संबंधित हैं, पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग हैं। तो कोई भी उद्योग हो सकते हैं। इन सभी तरीके के उद्योगों का जो वर्गीकरण है ना, इन वर्गीकरण के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो एक बार हम निर्माण उद्योग के बारे में देखेंगे, फिर उनका वर्गीकरण देखेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगा, औद्योगिक अवस्थिति, यानी के कारक जो हैं, यानी उद्योग किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर स्टैब्लिश किए जाते हैं, या किन किन फैक्टर्स के हिसाब से जो उद्योग हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि किसी भी जगह पर उनका वितरण देखा जाएगा या उद्योग वहां पर लगाए जाएंगे। वो कारक कौन कौन से हैं उनकी थोड़ी चर्चा करेंगे। भाई जाहिर सी बात है, जहां कच्चा माल मिलेगा, जहां पर पानी की व्यवस्था होगी, जहां लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, जहां शक्ति या बिजली उसको मिलेगी, जहां परिवहन के साधन होंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर हम देखेंगे चुने हुए उद्योगों का परिवर्तनशील प्रारूप। परिवर्तनशील प्रारूप का मतलब क्या है, कुछ हम उद्योगों की इसमें बात करेंगे, लौ उद्योग और एकाध, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे इनका एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, कैसे ये उद्योग पहले काम करते थे, अब इन उद्योगों का काम करने का तौर तरीका या इसका जो ट्रेड है, इसका जो वितरण है, वो कैसे चेंज होता जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसकी डिस्कशन करेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी उद्योग का क्या कारण है स्थानीयकरण का। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में मुख्य रूप से बहुत चीनी है, चीनी के उद्योग हैं, खासकर जो देवरिया गोरखपुर वाले जिले हैं वहां तो चीनी का बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं हब था। अब वो हालांकि खत्म हो गया है धीरे धीरे, लेकिन कारण क्या है स्थानीयकरण की, इसकी चर्चा थोड़ी करेंगे, क्योंकि चीनी उद्योग बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे थोड़ा उद्योगों के समूहीकरण के, और लास्ट में ज्ञान आधारित उद्योग, जो आजकल चौथी पंचम क्रिया जो अर्थव्यवस्था की होती जा रही है, अपने आप में एक नया इवॉल्विंग ये जिसको आप कह सकते हैं सेक्टर है, इसकी थोड़ी सी बात करेंगे। तो इस चैप्टर में मूलतः मुख्य रूप से हम इन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं और एक एक करके इन बातों को हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं थोड़ा निर्माण उद्योग पर कि निर्माण उद्योग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जो कच्चे माल को अंतिम वस्तु में बदलने की प्रक्रिया है वो निर्माण उद्योग है। तो वस्तुओं को बनाने से संबंधित प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं, या विशेष रूप से निर्माण उद्योग कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें होता है मूल्यवर्धन, मूल्य वर्धन, या जिसको आप बोलते हैं वैल्यू एडिशन। कैसे सर, देखिए, जैसे मान लीजिए इस पेन की स्याही कहीं पड़ी होगी, ये प्लास्टिक कहीं पड़ा होगा, इसको अलग अलग जगह पर से इकट्ठा करके
उसको ठीक से प्रोसेस किया गया और एक ऐसा पेन बनाया गया कि जिसकी अपनी आप में एक वैल्यू बढ़ गई। वो हो सकता है 1 रुपए की स्याही रही हो, 2 रुपए की प्लास्टिक रही हो, पर जब इसको पेन बना दिया तो ये 10 रुपए का हो गया, यानी वैल्यू एडिशन हो गया। और हम करते क्या है, बेसिकली उपयोगिता का सृजन करते हैं। जब निर्माण उद्योग में क्या करते हैं, उपयोगिता का सृजन करते हैं, जिसको आप प्रोडक्शन कहते हैं। हम किसी भी चीज में उसकी यूटिलिटी को डालते हैं। किसी भी वस्तु का जब निर्माण करते हैं तो उसकी उपयोगिता को बढ़ाते हैं, उसमें एक उपयोगिता वाला पार्ट डालते हैं कि हाँ अब ये यूजफुल हो गया, अब ये काम लायक हो गया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उपलब्ध जो कच्चा माल है इसको अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाने के लिए शिल्पी अथवा कारीगर द्वारा उसका रूप परिवर्तन करके पक्के माल में परिवर्तन किया जाता है। यानी उसका आप जो शेप है, उसका जो रूप है वो बदल देते हैं और उसका मूल्य बढ़ा देते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। जैसे मिट्टी या धातु से बर्तन बना देना, गन्ने से गुड़ या शक्कर बना देना, लोहा इस्पात से यंत्र और औजार बना देना, यानी आयरन और स्टील है उससे कोई आप औजार बना दीजिए, कोई रेलिंग बना दीजिए, कोई दरवाजा बना दीजिए या कोई बड़ा मशीन बना दीजिए। ये सब क्या चीज है, ये बेसिकली क्या है, उसको उसका रूप बदलकर उसे और मूल्यवान किया जा रहा है। उसका क्या किया जा रहा है, वैल्यू एडिशन किया जा रहा है, उसका मूल्यवर्धन किया जा रहा है। इसी को हम निर्माण कहते हैं, निर्माण उद्योग कहते हैं। तो जब किसी वस्तु के रूपांतरण की यह प्रक्रिया किसी स्थान विशेष पर बराबर चलाई जाती है तो वो निर्माण उद्योग हो जाता है। तो मान लीजिए कोई एक जगह बनाई गई, वहां पे एक छोटा सा घर बना देगा, फैक्ट्री बना दी गई और लगातार वहां यही काम किया जा रहा है कि हाँ निर्माण करेंगे, कच्चे माल को अंतिम वस्तु में बदलेंगे, तो वो निर्माण उद्योग हो जाता है, इंडस्ट्री हो जाती है। भारत में आधुनिक उद्योग का आरंभ 1854 में हुआ जब सूती वस्त्र निर्माण की एक मिल लगाई गई। तो भारत में खासकर जो सूरत है, दक्षिण भारत के कुछ इलाके हैं, वहाँ कोचीन है, इन इलाकों पर जब कलकत्ता है, धीरे धीरे जब सूती वस्त्र मिल और जूट मिल ये सब जब लगाया जाने लगा तो भारत में धीरे धीरे औद्योगिक नए आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ हुआ। इससे पहले भारत में जो प्राचीन उद्योग के तरीके थे या जो कुटीर उद्योग थे, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज या जिसको आप कहते हैं कुटीर उद्योग, ये सारी चीजें भारत में पहले भी काम कर रही थी, जिसमें छोटे स्तर पर घर के लोग मिलकर किसी चीज को बनाते हैं और बेचते हैं। और भारत एक समृद्धशाली औद्योगिक देश भी था छोटे स्तर पर, लेकिन अंग्रेजों ने इसका प्रारूप बना दिया। अंग्रेजों के यहाँ खुद ही 18वीं शताब्दी से औद्योगिक क्रांति चल रही थी और उसी तरह का कॉपी करके वो यहाँ भी कुछ करना चाह रहे थे। हालांकि वो देश हित में कम, अपने हित में ज्यादा करना चाह रहे थे, अपने देश के हित के में। और उन्होंने यहाँ का कच्चा माल ज्यादा से ज्यादा इंग्लैंड भेजकर ऑब्जॉर्व कराया और यहाँ भी जो थोड़ा बहुत फैक्ट्री लगाया उसमें अपने फायदे का ही काम करते थे। लेकिन भारत में इस तरह औद्योगिक जो आधुनिक उद्योग है वो बढ़ रहा था। 2 विश्व युद्ध में रसायन, लोहा इस्पात, चीनी, सीमेंट आदि का उद्योग का प्रोत्साहन मिला। 2 विश्व युद्ध हुए 14 से 18 तक, 39 से फिर 43, 44 तक। इसमें अंग्रेजों को हथियार चाहिए थे, इसमें अंग्रेजों को कई सारे केमिकल्स चाहिए थे, बहुत नई नई चीजें चाहिए थी, उसके लिए वो इंडस्ट्रीज का उपयोग कर रहे थे। 1948 और 1956 की औद्योगिक नीति से भारतीय औद्योगिक विकास को नई दशा मिली। तो भारत जब आजाद हुआ तो 1948 में एक औद्योगिक नीति आई, 1956 में एक औद्योगिक नीति आई, जब कुटीर उद्योगों की भी थोड़ी बढ़ावा देने की बात की गई, बड़े इंडस्ट्रीज की भी बात देने की बात की गई। उसी समय भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई जिसे महानलोबिस प्लान कहा गया, महानलोबिस मॉडल, ठीक है। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हैरड डोमर मॉडल थी जो कृषि पर आधारित थी। लेकिन जब महानलोबिस मॉडल आया तो इसने ये भी कहा कि भारत में उद्योगों का और क्या करना चाहिए, तेजी से विकास होना चाहिए, और धीरे धीरे ये काम शुरू हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ होने के साथ साथ औद्योगिकरण का प्रक्रम प्रारंभ हो गया और योजना अवधियों में निरंतर आगे बढ़ता गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में बहुत हल्के स्तर पर उद्योगों की बात थी, वहां कृषि को ज्यादा हालांकि वरीयता थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से और तेजी से वो बढ़ने लगा, ठीक है। अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया और 1991 में नई औद्योगिक नीति बनाई गई। और नई औद्योगिक नीति ही नहीं, पूरी नई आर्थिक नीति आई थी, नई आर्थिक नीति, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी, 1991। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, और 3 चीजें भारत में शामिल हुई, 3 चीजें भारत में स्थापित की गई। पहला, उदारीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। दूसरा, निजीकरण। तीसरा, जल्दी बताइए, थर्ड वन इज वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ठीक बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में यह तय किया गया कि अब भारत में उदारीकरण होगा, निजीकरण होगा और वैश्वीकरण होगा, ठीक है। इसका मतलब यह हो गया कि भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होगा। भारत जब आजाद हुआ था
तो हमने बंद द्वार की नीति अपनाई थी। हमने ये तय किया था कि हम किसी देश के साथ ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने क्या किया था, टेरिफ और कोटा लगा दिया था। टेरिफ मतलब बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स, और कोटा मतलब कितना आयात निर्यात करना है उसका एक सीमा तय कर दिया था। और हम बेसिकली अंग्रेजों से, हम दूध से जले थे तो छाछ भी फूक फूक के पी रहे थे। हमने बंद अर्थव्यवस्था बना ली कि नहीं हम बाहरियों से ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, भारत बाहर से लोगों से कंपटीशन नहीं करने देंगे, भारत की सरकारी कंपनियां ही कॉम्पीट करेंगी। मगर वो फेल होती गई, वो ठीक से काम नहीं कर पाई, वो सिक यूनिट बनती गई, बीमारू कंपनियां बनती गई। और इसलिए भारत ने 1991 में जब उसके संकट आया तो उसने नई आर्थिक नीति बनाई जिसमें विश्व बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का इंपॉर्टेंट भागीदारी थी, रोल था, और इनके ही एक तरह से मार्गदर्शन में ये नीतियां बनाई गई। उदारीकरण में हमने ये कहा कि ठीक है, हम नए इंडस्ट्रीज खोलने के लिए बहुत कठोर नियम बनाते हैं, बहुत सारे परमिशन लेने पड़ते हैं। हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, ये हम अब क्या करेंगे, थोड़ा उदार हो जाएंगे। लिबरल हो जाना, उदार हो जाना मतलब ठीक है, थोड़ा नियम कानून कम कर देंगे। एक शब्द होता है लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, जिसमें बहुत नियम बनाए जाते हैं। हमने कहा इसको कम कर देंगे। निजीकरण में हमने कहा कि ठीक है, बस हम सरकारी कंपनियों को ही ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, अब हम प्राइवेट कंपनियों को भी क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। जो सरकारी कंपनियां हैं उसके शेयर्स प्राइवेट हाथों में भी देंगे, यहां तक कि उनका मालिकाना हक भी प्राइवेट हाथों में दे देंगे, ऐसा हमने किया। और वैश्वीकरण मतलब हम क्या करेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी संस्कृति को, अपना जो हमारा पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको दुनिया के साथ जोड़ेंगे, वैश्वीकरण का भाग बनेंगे। फिर 1995 में जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया, विश्व व्यापार संगठन, तो और तेजी से हम इसमें बढ़ने लगे। तो ये 1991 में एक नया परिवर्तन आया था, इसे ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत अनेक उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। जब उदारीकरण नहीं था तो बहुत लाइसेंस लेना पड़ता था, बहुत परमिशन लेना पड़ता था, परमिट राज बोलते थे, उससे मुक्त कर दिया गया और औद्योगिक विकास में बहुत तेजी आई। अब अगर आप वर्गीकरण करना चाहें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, तो ये उद्योगों का आप निर्माण उद्योग के बारे में समझ गए, थोड़ा सा कहानी स्टोरी देख ली। क्लासिफिकेशन करें तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होगा उद्योगों का आकार, पूंजी का निवेश और श्रम शक्ति, यानी कि कितना बड़ा है, कितना पैसा लगा है, इस आधार पर हम क्या करते हैं, कुछ वर्ग में बांटते हैं उद्योगों को। तो पहला होता है वृहद उद्योग, यानी जो बहुत बड़ा उद्योग है। फिर मध्यम यानी मीडियम, लघु यानी स्मॉल, और कुटीर यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो ये 3-4 इसमें क्या होते हैं, उद्योग में हम डिवाइड करते हैं। बृहद उद्योग का अभिप्राय उन उद्योगों से है जिसमें भारी मशीनें लगाई जाती हैं, बहुत ज्यादा यांत्रिक शक्ति लगती है, कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत की आवश्यकता होती है। मतलब आप समझ लीजिए कि हैवी इंडस्ट्रीज जिसको बोलते हैं, बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, ठीक है। और मध्यम उद्योग वो होते हैं जिनमें पूंजी की निवेश सीमा, यानी कितना आप पूंजी लगा रहे हैं, वो 5 से 10 करोड़ रुपए तक होती है। लघु उद्योग और छोटे होते हैं, अत्यधिक पूंजी निवेश, बड़ी मात्रा में श्रमिक और कुशल प्रबंधक होते हैं, ठीक बात। अच्छा, जिनमें स्थिर परिसंपत्तियों के रूप में भवन और मशीनरी पर 5 करोड़ तक की पूंजी लगी हो, वो तथा ये लघु में चले जाते हैं। तथा कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो परिवार के सदस्यों द्वारा मिलजुल के किए जाएं। तो इस तरह एक हैवी इंडस्ट्री है, एक मध्यम इंडस्ट्री है, एक लघु, यानी एक मध्यम है, एक लघु है, और एक क्या है, एक छोटी है, यानी कि कुटीर उद्योग है। तो कुटीर उद्योगों में आप ऐसे देख सकते हैं जो घर के लोग मिलकर कर लेते हैं, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ओनरशिप, कि भाई तो एक तो हो गया कि आकार के आधार पर, तो बृहद होगी, मध्यम होगी, लघु होगी, कुटीर उद्योग होगा, ठीक है। एक और टर्म होता है, ध्यान रखिएगा, MSME बोलते हैं, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ये MSME एक मंत्रालय भी होता है। तो इसमें क्या होता है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। और इन तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम तो रहेगा ही, इसके साथ एक वृहद जोड़ लीजिएगा, वो 4 तरह के आकारों के हिसाब से हो जाएंगे। स्वामित्व के हिसाब से, यानी मालिक कौन है उद्योगों का, तो एक होगा सार्वजनिक क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक इंडस्ट्रीज, पब्लिक इंडस्ट्री। एक होगा निजी क्षेत्र, जिसको आप बोलेंगे प्राइवेट इंडस्ट्री, और एक होगा मिश्रित, यानी जिसको आप बोलेंगे मिक्स्ड, ठीक। तो पब्लिक इंडस्ट्रीज जहां पे सरकार मालिक होती है, जिसमें कंपनियों का मालिकाना हक सरकार के पास होता है। निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट होती है, जिसमें क्या होती है, जिसमें बेसिकली ये होता है कि जो मालिकाना हक होता है कंपनियों का, वो निजी लोगों के हाथ में होता है। और मिश्रित में क्या होता है, थोड़ा मालिकाना हक सरकार का होता है और थोड़ा प्राइवेट लोगों के हाथ में। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार द्वारा इनको निधि या पैसे मिलते हैं, और ये सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक या राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जैसे DRDO है ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, BHEL है, ठीक है, इसके अलावा HEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL है ना। तो ये सारी कुछ महत्वपूर्ण सरकारी कंपनियां हैं। इंडियन रेलवेज तो निजी क्षेत्र जहां पर व्यक्ति या कोई समुदाय इसका मालिक होता है, और अधिकतम लाभ कमाना, इसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। जो सरकारी कंपनियां होती हैं उनका उद्देश्य होता है देश का विकास, लोगों को रोजगार देना, पर जो निजी स्वामित्व वाले होते हैं उनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, ठीक है। मिश्रित, इस वर्ग के उद्योगों पर सरकार और निजी निगमों का अधिकार होता है।
इसके संचालन में सरकारी हस्तक्षेप रहता है ना। सरकार और निगम दोनों मिलकर काम करती हैं, लेकिन सरकार इसमें इंटरफेयर करती रहती है। ठीक है, अच्छा। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है कच्चे माल पर आधारित उद्योग, कि जो उद्योग है असल में उसमें कच्चा माल कैसा लग रहा है, क्या वो कच्चा माल कृषि से आ रहा है, क्या वो कच्चा माल किसी खनिज से आ रहा है, ये भी होता है। तो इस आधार पर जो वर्गीकरण होगा, तो एक कृषि आधारित उद्योग होगा, जैसे चीनी उद्योग, जूट उद्योग, अंग्रेजी में बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब अगर उसमें लगने वाला जो कच्चा माल है वो कृषि से आ रहा है, चीनी है, जूट है, तो वो कृषि आधारित होगा। वन आधारित यानी जो फर्नीचर उद्योग है, दिया सलाई उद्योग है, जिसमें वनों से लकड़ियां आएंगी, तो होगा। कागज का उद्योग है। खनिज आधारित में जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, जो आपको खनिज मिलेगा उससे वो बनेगा। तो ये कौन सा रॉ मटेरियल लग रहा है ना, उस आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। फिर एक आता है कि उत्पादकों की प्रकृति कैसी है, मतलब इसमें धातु कर्म उद्योग है कि यांत्रिक कोई इंजीनियरिंग वाला उद्योग है कि खाद्य संसाधन वाला उद्योग है, जैसे फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं, फूड रिसोर्स बोलते हैं, या रसायन और इससे संबंधित कोई उद्योग है, ऐसा भी वर्गीकरण किया जाता है। या वस्त्र उद्योग हो सकता है, विद्युत बनाने वाले जो उपकरण हैं, जैसे आईसी चिप हो गया, या मान लीजिए कोई वायर हो गया, इसका कोई उद्योग है। विद्युत उत्पादन उद्योग है, या विद्युत उत्पादन में जैसे हो सकता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो या कोई न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हो, है ना। संचार उद्योग जिसमें मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, है ना, मोबाइल, ये सारे उद्योग भी हो सकते हैं। तो ये वर्गीकरण भी किया गया है। तो ये एक हो गया वर्गीकरण वाला पार्ट। ठीक है, अब आते हैं हम इस पार्ट में कि अवस्थिति के कारण कौन कौन से हैं, किन किन कारणों से इंडस्ट्रीज कहीं स्टैब्लिश रहती है। तो पहला अवस्थितिकरण में अगर लोकलाइजेशन की बात करें, तो किसी स्थान विशेष में किसी उद्योग के केंद्रित या स्थापित हो जाने की प्रवृत्ति को हम उद्योग का स्थानीयकरण कहते हैं। उद्योग का स्थानीयकरण क्या है, किसी भी कारण से हो सकता है वहां रॉ मटेरियल मिल रहा हो सकता है वहां लेबर सस्ता हो सकता है वहां जो इंडस्ट्री बनेगी, जो चीज उस चीज की डिमांड उसी जगह के लोगों के लिए हो। किसी भी कारण से अगर कोई इंडस्ट्रीज वहीं पर बनने लग जाए, बसने लग जाए, तो वो उद्योगों का स्थानीयकरण कहा जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बढ़ने लग गई, जैसे कानपुर और अहमदाबाद के पास कॉटन इंडस्ट्रीज बढ़ने लग गई, तो ये स्थानीयकरण बन जाता है। ठीक है, किसी किसी स्थान पर किसी उद्योग की स्थापना एकाएक नहीं होती, बल्कि बहुत सारे भौगोलिक और आर्थिक दोनों कारण होते हैं। सही बात है। किसी स्थान पर कच्चे माल की सुविधा होती है, तो कहीं पर सस्ते श्रमिक मिलते हैं, कहीं कुशल श्रमिकों की सुलभता होती है, जैसे बैंगलोर और पुणे है, तो यहाँ पर मान लीजिए पढ़े लिखे इंजीनियर्स की बहुत भरमार है, इसलिए वहाँ आईटी इंडस्ट्रीज हो गई है। ऐसा एग्जाम्पल है। ठीक है, कहीं बाजार की सुविधा आदि कारण होते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि स्थानीयकरण के सभी तत्व एक स्थान या एक क्षेत्र में हो। हाँ, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही क्षेत्र में श्रमिक भी सस्ते हैं, रॉ मटेरियल भी मिल रहा है, बिजली भी अच्छी मिल रही है, एक जगह सब मिल जाए जरूरी नहीं है। लेकिन जहां एक या एक से ज्यादा चीजें मिलने लग जाती हैं, वहां उद्योगों का स्थानीयकरण या लोकलाइजेशन हो जाता है। केवल एक या दो तत्व की विद्यमानता से ही उद्योग स्थापित हो सकता है। किसी स्थान विशेष पर उद्योग की स्थापना जिन कारणों से प्रभावित होती है, वो कौन कौन से कारण हैं? कच्चे माल की सुलभता यानी रॉ मटेरियल, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई लोहा या इस्पात वाला कारखाना लगाना है और वहां लौ अयस्क मिले ही ना, तो कैसे होगा? तो क्या होना चाहिए? कच्चा माल मिलना चाहिए। शक्ति के साधन यानी जिसको आप बोलते हैं पावर सप्लाई, बिजली है चाहे जिस कोयला है, जो शक्ति का साधन है वो वहां मिलना चाहिए। श्रमिक यानी लेबर मिलने चाहिए, पूंजी पैसा वहां होना चाहिए, बाजार की निकटता, भाई जो चीज बनाई जा रही है वो बाजार में। अब मान लीजिए लेट सपोज कोई कंपनी है वो बना रही है सॉस, अब टोमेटो सॉस बना के वो केरल से और जम्मू पहुंचाने लगे, आधा तो मतलब 15 दिन उसी में चला गया। कोई चीज ऐसी बनाए जो निकट के बाजार में बिक जाए, जल्दी बिक जाए, फ्रेश बिक जाए, तो ये ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है ना, तो बाजार भी वहां से निकट होना चाहिए। सरकारी नीतियां सही होनी चाहिए। अब किसी स्टेट में किसी जगह आप बनाने गए, कंपनी लगाने गए, सरकार कह रही है ना 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 पहले 5 करोड़ तो सरकार को टैक्स दो, तो वहां कोई उद्योग नहीं जाएंगे। यातायात की सुविधा, अब पता लगा आपने खूब शानदार जगह मिल गई, सब श्रमिक मिल गए, आपने अच्छी इंडस्ट्री बना ली, और पता लग रहा है कि एक बाल्टी पानी भी लेना है तो हेलीकॉप्टर लेके जाना पड़ रहा है, सड़क ही नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। राजनीतिक स्थिरता यानी जिस भी स्टेट या गवर्नमेंट जहां भी आप लगाने जाएं इंडस्ट्रीज, वहां पे सरकार फिक्स हो, ये नहीं कि आज किसी की सरकार है 2 दिन बाद दूसरा आ गया, 3 दिन बाद दूसरा आ गया। औद्योगिक जड़त्व भी होना चाहिए, यानी वहां का एक तरह से जो कनेक्ट है इंडस्ट्रीज का वहां की धरती से होना चाहिए, लोगों को समझ रहनी चाहिए। और अन्य बातों में तो बहुत चीजें फैक्टर आ जाती हैं कि किस किस चीज की सुलभता हो जा रही है। अन्य बातों में जैसे वहां भूमि मिल जाए, पानी मिल जाए, वहां की जलवायु आदि भी सही रहे, तो ये सारी चीजें भी फैक्टर के रूप में काम करती हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि चुने हुए उद्योगों का कैसा परिवर्तनशील माहौल है। कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनका थोड़ा ट्रेंड बदला है,
तो भारत में प्रारंभ से ही हाथ से बना हुआ कपड़ा बनाया जाता था और 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के बाद उद्योग धंधों में विस्तार हुआ। तो पहला चेंज तो आप यही देखिए, प्राचीन काल से मध्यकाल से यहां पर भारत में कुटीर उद्योग, हैंडलूम्स, घर और परिवार के साथ छोटी छोटी चीजें बनाना, मिट्टी के बर्तन, कपड़े बुनना, सारी चीजें चल रही थी। लेकिन जब औपनिवेशिक काल आया, जब अंग्रेज आए और 18वीं शताब्दी से आगे चल रहा है मामला, तो धीरे धीरे फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे ये तरीका बदलने लगा और वहां पर उद्योग धंधे और इंडस्ट्रीज जैसा मामला होने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948-56 की औद्योगिक नीति से एक नई दिशा मिली और पंचवर्षीय योजना, जब 5 ईयर प्लान्स लागू हुए, तब तो इसमें एक नई क्रांति आने लगी, क्योंकि 5 ईयर प्लान्स में टारगेट बनाया गया कि हमको ये चीजें अचीव करनी है, इतने दिन में अचीव करनी है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट फिर होने लगी। परिणाम स्वरूप नए नए उद्योग स्थापित हुए और पुराने उद्योगों में समय और स्थान के अनुसार परिवर्तन हुए। जैसे रसायन और उर्वरक उद्योग स्वतंत्रता के पश्चात ही पनपा। चीनी उद्योग धीरे धीरे उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर भी बढ़ने लगे। तो पहले चीनी उद्योग केवल दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत में थे, धीरे धीरे वो दक्षिण भारत में भी गए। जो चीजें जहां नहीं बन रही थी, मिल रही थी, उसका भी धीरे धीरे विस्तार हुआ। क्यों? क्योंकि सरकार ने उसके लिए लक्ष्य बनाए, क्योंकि परिवहन के संचार बहुत तेजी से हुआ, टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ी, है ना। तो जो चीजें, मान लीजिए लेट सपोज पहले सड़कें नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो अगर मान लीजिए कोयला कहीं निकल भी रहा है तो कोयले से संबंधित जो दूसरी चीजें हैं, हो सकता है वो दूसरे स्टेट में ना लग पाए। इसलिए ना लग पाए क्योंकि उससे क्या होगा, वो कोयला वहां तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये सारे भी फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। लेकिन अब पहुंच सकता है। जहां लोहा इस्पात उद्योग के देश में 4-5 कारखाने थे, आज उनकी संख्या 10 हो गई है। दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, पारादीप, विजयनगर, सालेम, ये सब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही पनपे हैं। कंप्यूटर तथा इलेक्ट्रॉनिक जैसे आधुनिक उद्योग भारत में कुछ ही वर्षों में विकसित हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्रीज हैं, मतलब आज से 20, 25, 30 साल पहले इनका बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर इनका कोई प्रेजेंस था। अब आप देख लीजिए, भारत दुनिया का एक बड़ा आईटी हब बन के उभर रहा है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सब तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। तो इससे क्या हुआ, ये प्रारूप बदला है, ये चीजें नहीं थी जो हो रहा है। भारत में हीरे जवाहरात उद्योग खूब प्रगति की है। सूरत, ये उद्योग पहले आयात पर निर्भर था। पहले मन के हीरे जवाहरात ज्यादातर बहुत मंगाते थे। अब हम बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं इसमें, आयात के साथ अब भारत इसका निर्यात भी कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम स्पेसिफिक बात करें इंडस्ट्रीज वाइज क्या चेंजेस हुए हैं। तो अगर हम आयरन स्टील की बात करें तो लोहा और इस्पात उद्योग आधुनिक भौतिक सभ्यता का मेरुदंड है। मेरुदंड एक तरह से बैकबोन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप आयरन और स्टील हटा दीजिए तो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे काम, बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो ढह जाएगा, वो चल ही नहीं सकता। मानव उपयोग की छोटी से छोटी वस्तु जैसे सुई, कील, पिन आदि वस्तुओं से लेकर बड़ी बड़ी वस्तुएं भी, वायुयान तक भी, ये सब लोहा और इस्पात से ही संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक बात। अतः आज लोहा और इस्पात किसी भी देश के औद्योगिक विकास का आधार है और इसको आधारभूत इंडस्ट्रीज या की माना जाता है ना। तो इसको बेसिक इंडस्ट्रीज या आधारभूत इंडस्ट्री कहा जाता है, जो दूसरे इंडस्ट्रीज के सपोर्ट में खड़ी रहती हैं, जो दूसरे इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए कंपलसरी मानी जाती हैं। अब इसके उद्योग की स्थापना की बात करें तो ये एक भारी उद्योग है और इसके लिए कच्चा लोहा, डोलोमाइट, चूना, मैग्नीज, जल, ये सारी चीजों की आवश्यकता है, तभी ये चल पाएगा। अभी देखें तो लोहा और इस्पात आज हमारे देश का महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है कि टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील का ये जो कंपनी थी, ये 1907 में जमशेदपुर में बनी और वहां से धीरे धीरे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज का बढ़ता गया। अन्य विकसित देशों की तुलना में हमारा देश अभी थोड़ा पिछड़ा हुआ है, लेकिन हम धीरे धीरे इसमें प्रगति कर रहे हैं। भारत के प्रमुख कारखाने देखें तो टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैंने आपको बताया था 1907 बिहार के सिंहभूम जिले में था, अभी वो झारखंड में चला गया है और ये साक्षी नामक स्थान पर है और निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना है टाटा का। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या है, यह कारखाना खोरकोई और स्वर्ण रेखा नदियों के मध्य स्थित है। अब देखिए क्या क्या चीजें इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी होती हैं, जो उसको मिल रही है तो वो पनप रहा है। नदी, अब स्वर्ण रेखा नदी के मध्य है, इसके लिए जल और बालू सब यहां से मिल जाता है, तो एक फैक्टर इसको ये मिल जाता है। कच्चा लोहा 100 किलोमीटर के भीतर नुआ मुडी, सलापाइट, बादाम पहाड़, गोराम सियानी, इन खानों से मिल जाता है। चलो ये भी रॉ मटेरियल्स उपलब्ध हो गए। कोयला 160 किलोमीटर दूर स्थित झरिया की खानों से आता है, बिल्कुल ठीक। मैग्नीज गंगापुर की खानों से और चूना बिरमित्रपुर से आता है। यह पूर्वी रेलवे द्वारा कोलकाता और मुंबई से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए रेलवे लाइन का विकसित हुआ और रेल से जुड़ा है तो पूरे भारत में सप्लाई हो जाएगी, उसको रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा और वो बना के माल भी भेज देगा। बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे खूब सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। तो जो जो चीजें इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए वो सब इसके पास मौजूद है, इसलिए ये क्या हो गया, विकसित हो गया तेजी से। फिर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है, इसके अंदर 2 कारखाने हैं, पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट बर्नपुर और दूसरा कुल्टी। कुल्टी का कारखाना दामोदर की सहायक बाराकार नदी पर है, तो पानी मिल गया। यहाँ पिग आयरन बनाया जाता है।
इसके अलावा विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात कारखाना, ये कर्नाटक राज्य में भद्रा नदी के किनारे है। बहुत बड़े जंगल हैं, यहाँ से लकड़ी से कोयला लोहा गलाया जाता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार से कोयला मंगा लिया जाता है। तो आप इससे, ये मैंने क्यों बताया है, ताकि आप इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज की जरूरतें एक बार में रटते तो नहीं आएगा समझ में। जरूरतें समझ गए, ये समझ गए कि पास में जल होना चाहिए, कोयला का आगमन, कोयला और कच्चा लोहा मिल जाना चाहिए, श्रमिक मिल जाने चाहिए, आराम से आप आंसर फ्रेम कर लेंगे। भारत में केवल यही कारखाना है जहां लकड़ी का कोयला काम में आता है, ठीक है, तो विश्वेश्वरैया लोहा। चलिए, राउरकेला बहुत इंपॉर्टेंट, उड़ीसा के संबलपुर नामक गांव, यहां उच्च कोटि का लोहा बुनाई से प्राप्त होता है। 7 करोड़ टन लोहे का जमाव है। बिरमित्रपुर से चूने का पत्थर मिल जाता है इसको। कोयला झरिया क्षेत्र से मिल जाता है और महानदी और बैतरनी नदियों से जल मिल जाता है। बस काम खत्म। भिलाई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश उस समय था लेकिन अभी छत्तीसगढ़ हो गया है। और इसके लिए 32 किलोमीटर दूर दक्षिण में धाली और राजहरा की पहाड़ी से 165 करोड़ टन लोहे का सुरक्षित भंडार है। उत्तम किस्मत का कोयला 225 किलोमीटर दूर है। झरिया कोरवा के कोयलों को मिलाकर शोधन से उपयुक्त बनाकर काम में लाया जाता है और इसके लिए पानी तंदुला नहर से प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, तंदुला नहर से इसको पानी मिलता है भिलाई वाले को, ठीक है जी। चलिए, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। रानीगंज से प्राप्त हो जाएगा कोयला। दामोदर योजना से इसको, जल विद्युत परियोजना से इसको मिल जाता है और दामोदर बांध से जल मिल जाता है, तो बिजली भी मिल गई, जल भी मिल गया। लोहा 240 किलोमीटर दूर गुआ की खानों से। चूना इसको भी बिरमित्रपुर से मिल जाता है। सस्ते श्रमिक हैं, रेलमार्ग और परिवहन से जुड़ा हुआ है। सलेम, ये तमिलनाडु, दक्षिण भारत चले जाइए, और ये 10 लाख टन इसकी क्षमता है और प्रारंभ इसका उत्पादन हो गया है। इसको भी सालेम, इनकी खानों से लौह अयस्क को चूना मिल जाता है। नेवेली की खानों से लिग्नाइट कोयला मिल जाता है। मैटूर बांध से स्वच्छ जल और विद्युत की आपूर्ति हो जाती है। चेन्नई बंदरगाह से आयात निर्यात हो जाता है और रेल और सड़क सुविधाएं भी हैं। तो 2-3 चीजें, आयरन स्टील के लिए क्या क्या, चूना, कोयला, जल, विद्युत, कच्चा लोहा, ठीक है, श्रमिक। तो जहां भी, हाँ, लोहा, श्रमिक और लास्ट में परिवहन, ये चीजें जहां जहां उपलब्ध हैं वहां पर ये इंडस्ट्रीज फल फूल रही हैं। तो जहां भी आप ये लिखेंगे, ये जरूरतों को बता दीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, बोकारो, तो भारत सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत बिहार में बोकारो नामक स्थान पर नया इस्पात कारखाना लगाया। इसकी उत्पादन क्षमता 40 लाख टन है और अब बढ़ाकर 55 लाख टन करने की योजना है। लौह अयस्क उड़ीसा की क्योंझर की खानों से मिलता है। कोयला झरिये के खानों से मिल जाता है। चूना पत्थर झारखंड राज्य के पलामू जिले से मंगवाया जाता है और डोलोमाइट बिलासपुर के निकट से प्राप्त हो जाता है। श्रमिक मिल ही जाएंगे। दामोदर जल विद्युत गृह से जल विद्युत मिल जाती है और बाजार और बंदरगाह की सुविधा कोलकाता बंदरगाह से मिल जाती है। बस काम खत्म। इसकी स्थिति झरिया, जमशेदपुर, सिद्री, मुर्दी, तंदू, गोमिया, इन सभी औद्योगिक क्षेत्र के मध्य होने से इसकी बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। 10वां है विशाखापट्टनम लौह और इस्पात कारखाना। ये भी इंपॉर्टेंट है। यह कारखाना आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम नामक स्थान पर बनाया गया है और मुख्यतः नरम इस्पात का निर्माण होता है और प्रथम तट आधारित संयंत्र है। इसका भी ध्यान रखिएगा, जो कोस्टल एरिया पर है। यह देश का पहला संयंत्र है जहां बहुत कम समय में उत्पादन का बहुत बड़ा वृद्धि हुआ और सम्मान पाने वाला समेकित यंत्र भी यहां पर है। क्या क्या सुविधाएं हैं? निकट ही बस्तर जिले की बेला टीले से उसको लौह अयस्क मिल जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश की खानों से डोलोमाइट और चूना पत्थर मिल जाता है। मचकुंड योजना से जल विद्युत की आपूर्ति हो जाती है। रेल और सड़क की यातायात सुविधाएं हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह से आयात निर्यात हो जाता है। देख लीजिए, ये वो प्रमुख लौह और इस्पात इंडस्ट्रीज थी देश की, जिनके बारे में कम से कम आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक बात है। अब हम इस इंडस्ट्रीज की कुछ समस्याएं जो हैं उसको देख लेते हैं, अपने आप में जरूरी है। तो इस उद्योग की स्थापना, रख रखाव, आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि के लिए भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, यानी हैवी कैपिटल चाहिए। पूंजी इसमें बहुत चाहिए, ये एक इसकी समस्या है। उत्तम श्रेणी के कोयले की हमेशा आपूर्ति होनी चाहिए। हमारे यहाँ अच्छे कोयले का अभाव है। अच्छा कोयला क्या होता है ना, कि जो अयस्क मिलता है और उसमें क्या होता है कि कितना % उसमें कोल है, ये इंपॉर्टेंट होता है। कितना % कार्बन है, ठीक है ना, बाकी तो धुआं हो जाता है। अधिकांश कारखाने में पुरानी प्रौद्योगिकी के कारण उत्पादन लागत अधिक है। हमारे यहाँ श्रमिकों विदेश की तुलना में कम उत्पादन दे पाता है। इस्पात कारखाने अपनी क्षमता से कम काम करते हैं क्योंकि भारी पूंजीगत हानि उठानी पड़ती है उसके कारण, और माल ढुलाई पर बहुत खर्च आता है हमारे यहाँ। ये भी हमें एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। फिर हमारे यहाँ आधुनिक और उन्नत प्रौद्योगिकी की जानकारी की कमी है। मैंने नए टेक्नोलॉजी जो होनी चाहिए, नई संयंत्र लगाकर हम और अच्छा यूज कर सकें, इसकी थोड़ी कमी है, तो इससे भी समस्या आती है। उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं होता। विविधता और विशिष्टता के अभाव और ऊंची लागत के कारण निर्यात की समस्याएं भी यहाँ होती हैं। हमारे इस्पात उद्योग सरकारी नियंत्रण में है।
तो निजी क्षेत्र की भांति यहाँ प्रत्येक स्तर पर लाभ के आधार पर कार्य नहीं होता है। यानी हमारे यहाँ क्या है, सब सरकार के अंदर है, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या कंपटीशन वाले भावना से काम नहीं हो पाता। तो जो अधिकारी कर्मचारी हैं इनके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं और प्रतिवर्ष घाटा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए भारत की बहुत सारी जो इन सरकारी कंपनियों को बोलते हैं PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और ये होती जा रही हैं सिक यूनिट्स, यानी बीमारू संयंत्र होते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा टेंशन का काम है। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो भारत में कपड़ा बुनने का कार्य आज से 5000 वर्ष पूर्व चला आ रहा है। आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग लगभग 1.5 शताब्दी पुराना है। सर्वप्रथम भारतीय साहस और पूंजी द्वारा ही मुंबई में सन 1854 में कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देश में सूत कृत्रिम धागों से मिल की संख्या 1951 में 378 थी और 2011 में ये करीब 1943 हो चुकी है। तो यानी धीरे धीरे जो सूती वस्त्र या कपड़े का उद्योग है ये एक्सपैंड हुआ है, बढ़ा है। इसमें दो तरह से बटे हुए हैं ये सेक्टर्स। एक असंगठित है जो ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब जहां पर डेली वेजेस के लेबर या बहुत या रजिस्टर्ड वो कंपनियां नहीं है, और एक संगठित है जो बिल्कुल संगठित है, जिसमें आपका सूचीबद्ध तरीके से लेबर है, सब कुछ लॉ के हिसाब से काम हो रहा है। संगठित सेक्टर में काम एक संगठित रूप से होता है, असंगठित सेक्टर में काम हथकरघों द्वारा होता है, विद्युत करघों से भी होता है, लेकिन यहाँ हथकरघों की तुलना में विद्युत करघों से उत्पादन ज्यादा किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें सूती वस्त्र उद्योग में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में मुंबई, सोलापुर, पुणे, कोल्हापुर, ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात में भरूच, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, इसके अलावा अहमदाबाद भी आप नोट कर लीजिएगा। तमिलनाडु में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, मदुरई आदि। उत्तर प्रदेश में कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी। यहाँ अहमदाबाद जरूर ऐड कर लीजिएगा, जिसको क्या कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर, क्योंकि इंग्लैंड के मैनचेस्टर में बहुत सूती वस्त्र है उद्योग। कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी। कानपुर को यूपी का मैनचेस्टर कहते हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर। पश्चिम बंगाल कोलकाता, हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पंजाब भी आप जोड़ सकते हैं, लुधियाना का एरिया जो है। महाराष्ट्र में बहुत इंपॉर्टेंट है सूती वस्त्र में, 122 कारखाने हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे वस्त्र बनते हैं। और भारत का 30% सूत और 38% सूती वस्त्र, ये सब भारत महाराष्ट्र में बनता है। यहाँ पे अच्छा कच्चा माल मिल जाता है, सस्ती जल विद्युत की उपलब्धि है, नम जलवायु है, तो सारी सुविधाएं उस हिसाब से इनको मिल जाती हैं। मुंबई सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है और भारतीय वस्त्र उद्योग की राजधानी भी कहते हैं। यहाँ पर सोलापुर, पुणे, अहमदनगर, हुबली, कोल्हापुर, नागपुर, जलगांव, बेलगांव, ये सब इसके प्रमुख केंद्र हैं। क्यों मुंबई में यह है? क्योंकि यहाँ बैंक और बीमा आदि की सुविधाएं हैं। इसे एक प्राकृतिक बंदरगाह होने की, जो मुंबई का पोर्ट है वो नेचुरल पोर्ट है और बहुत काम आता है वो, तो यहाँ से पूरे यूरोप से चीज़ें जुड़ी हुई हैं और इंग्लैंड, अमेरिका, हर जगह वो चीज़ें एक्सपोर्ट हो जाती हैं। तो एक आसानी तो ये हो जाती है। फिर रुई पैदा करने वाला प्रदेश मुंबई बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश है। तो जो मुंबई बंदरगाह है उसका जो पृष्ठ प्रदेश यानी पीछे जो प्रदेश है मुंबई और गुजरात का इलाका, वो रुई ज़्यादा पैदा करता है, तो इसलिए इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा फेमस है और मांग के हिसाब से आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। समुद्र के किनारे हैं तो नम और मानसूनी हवाएं हैं और पश्चिमी घाट पर स्थित टाटा जल विद्युत योजना से यहाँ पर अच्छी बिजली भी मिल जाती है। तो सस्ती बिजली, जलवायु, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुंबई पोर्ट, सब कुछ वहाँ उपलब्ध है। गुजरात भी सूती वस्त्र की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र की भांति कच्चे माल की सुविधा, बाजार पूंजी, सस्ते श्रमिक, यातायात के साधन, और अहमदाबाद इस उद्योग का मुख्य केंद्र है। ठीक, तो बिल्कुल बेसिक चीजें, इसलिए मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं कि आपके दिमाग में चीजें बिल्कुल पड़ी रहें। इसमें कुछ भी रटने जैसा या बहुत एक्सप्लेनेशन जैसी चीजें नहीं है। बस आपको क्या है, आप सुने होने चाहिए, आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। मैंने कंडीशन एक एक बता दी कि क्या क्या चीजें चाहिए। कपड़ों की किस्म की दृष्टि से अहमदाबाद का लंगशायर की भांति मिस्त्री वस्त्र तैयार किया जाता है। लंगशायर एक शहर है, वैसा ही वर्क यहाँ पर होता है। 60 मिलें करीब करीब हैं और बहुत उच्च कोटि का है और भारत के मैनचेस्टर इसको कहा जाता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक बात। तमिलनाडु भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, वहां पर ध्यान रखिए। चेन्नई, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं। फिर रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली, कोयम्बटूर भी, तंजौर, सलेम, तुतीकुरीन, ये सारे, काकीनाडा, ये सारे जगह पर तमिलनाडु में भी सूती वस्त्र उद्योग है। क्यों है वहां पाइकारा और मैटूर जल विद्युत योजना से इनको बिजली मिल जाती है। वही चीजें जो वहां चाहिए थी आयरन वाले में, बहुत चीजें यहाँ भी चाहिए। मतलब यहाँ चूना पत्थर, डोलोमाइट नहीं चाहिए, लेकिन बिजली, श्रमिक और वैसी जलवायु की कॉटन रुई हो सके, और परिवहन के लिए वहां पर जो पोर्ट्स वगैरह हैं, कच्चे माल के रूप में स्थानीय लंबे रेशे वाली रुई मिल जाएगी, श्रमिक भी मिल जाते हैं यहाँ पर, पूंजी भी अच्छे से मिल जाती है, और विकसित रेल और सड़क यातायात है। तो इससे भी चेन्नई में बंदरगाह भी है। अब इसकी क्या समस्याएं हैं इस उद्योग की? तो यद्यपि सूती वस्त्र उद्योग देश का प्रमुख संगठित उद्योग है, फिर भी कई समस्याएं हैं। जैसे पुरानी घिसी पिटी मशीनरी है, पुराने तौर तरीके हैं करने के, इसके का लूम्स जो इसमें बहुत यूज होते हैं, उसमें बहुत नई नई चीजें हैं जो ऐड करने की जरूरत है। पुरानी मशीनों के कारण मिलों में घाटे के चलने के कारण 100 से अधिक मिलें इसमें बंद भी हो चुकी हैं।
पूंजी का अभाव है, जितना आधुनिकीकरण के लिए नए संयंत्र लगाने के लिए पैसा लगना चाहिए उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है। प्रतिस्पर्धा, विदेशों में जो भारतीय वस्त्र हैं उसमें चीन, इंग्लैंड, इन वस्त्रों से कॉम्पीट करना पड़ता है, तो पुराने तरीके से वस्त्र बनाए जा रहे हैं तो कई बार वो कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी होता है। घरेलू बाजार में सिंथेटिक वस्त्र आ गए हैं, जो देखिए जो कॉटन वाला कपड़े होते हैं वो बहुत अच्छे क्वालिटी में होते हैं तो महंगे भी होते हैं, तो अब उनकी ही जैसे क्वालिटी दिखाकर सिंथेटिक कपड़े आ गए जो सस्ते में मिल रहे हैं तो लोग उसको खरीदते हैं, कॉटन के कपड़े कम खरीद रहे हैं। सूती वस्त्रों की प्रति व्यक्ति उपभोग धीरे धीरे घट रही है, हर आदमी सूती वस्त्र कम यूज करना शुरू कर दिया है। मजदूरी में भी वृद्धि होने लगी है, उत्पादकता में कमी होने लगी है और कच्चा माल भी उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है, कॉटन की फसलें खराब हो जाती हैं कई बार। अब आते हैं थोड़ा चीनी उद्योग की तरफ। इसकी चर्चा मैंने आपसे की थी कि आप ये एक क्या है, सबसे पहले तो एग्रो बेस्ड, ये है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब ये भारत का महत्वपूर्ण उद्योग है और भारत में शक्कर, गुड़, ये सारी चीजें इससे बनाई जाती हैं। जिस समय संसार के कई देश चीनी को जानते तक नहीं थे तब भारत चीनी का प्रयोग किया करता था। आधुनिक चीनी मिल की स्थापना 1903 के तमिलनाडु के कोयम्बटूर नगर में हुई थी। फिर कई स्थानों पर इसके कारखाने खुले, लेकिन 1931 तक ये विशेष बहुत उन्नति नहीं कर पाया। फिर 1932 में उस उद्योग को सरकार ने संरक्षण दिया और बहुत प्रगति हुई है। 1930 से सरकारी संरक्षण समाप्त हो गया, जिसमें वर्ष 2017-18 के मौसम के दौरान 322 लाख टन चीनी के उत्पादन होने का अनुमान था। और पहले क्या था, एक तो देखिए चीनी मिल ज्यादातर वहां लगाए जाएंगे जहां गन्ना का उत्पादन होगा, और ये एक तरह का मौसमी उद्योग है, जब गन्ने का सीजन है तो चलता है, फिर वो बंद रहता है, तो ये सारी समस्याएं इसकी रहती हैं। इस उद्योग में लगभग 20 अरब की पूंजी लगी हुई है, राष्ट्रीय आय का 12% यहां से मिलता है और 3.5 लाख मजदूरों को काम पे मिलता है। वितरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, हर जगह ये मिले हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम मिलेगा आपको, वेस्टर्न इंडिया में कम मिलेगा, लेकिन ये स्टेट्स और खासकर यूपी, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, ये स्टेट्स में ज्यादा है। राज्य के कुल उत्पादन की 85% चीनी का उत्पादन, ये देश के कुल उत्पादन में ये राज्य करीब करीब 85% अकेले उत्पादन करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक इसका सेंट्रलाइजेशन है, 93 कारखाने हैं, बहुत सारे बंद भी हो गए। लगभग 2/3 चीनी तैयार करता था, लेकिन अब क्या है, एक प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य है अब, हालांकि वो है जो जितना पहले कारखाने थे उतने उत्तर प्रदेश में नहीं रहे हैं। और वहां दो क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, एक तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत वाला इलाका, और एक पूर्वांचल का देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, ये जो इलाका है। पहला इलाका इसमें है गंगा यमुना का दोआब, जिसमें सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, कानपुर, प्रयागराज, कुछ तो ये जिले हैं। और दूसरा है तराई वाला क्षेत्र, जिसमें गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, देवरिया में विश्व में सबसे अधिक चीनी मिलें हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन अब वो सब लगभग खत्म होती गई है। सीतापुर, हरदोई, बिजनौर, पीलीभीत यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केंद्र है। बिहार लगभग दूसरा बड़ा चीनी उत्पादक राज्य था, लेकिन अब चीनी उद्योग पिछड़ गया है, और यहाँ पर चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, सारण, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, यहाँ पर ये ज्यादातर चीनी मिलें थी। उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी उद्योग के स्थानीकरण के अगर कारण की बात की जाए तो ये गंगा का मध्यवर्ती घाटी है, तो यहाँ पर देश का लगभग 70% कारखाने यहीं पर स्थित हैं, और चीनी का यहाँ पर गन्ने का अच्छा उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, इसलिए चीनी उद्योग वहाँ पे थे। उपजाऊ भूमि है, जलोढ़ मिट्टी जो होती है, एल्यूवियल सॉइल यहाँ पर पाई जाती है, और बिना सिंचाई के भी गन्ना पैदा हो जाता है तो कम लागत लगती है, इसमें पानी बहुत कम लगता है। गन्ने की एक वैरायटी ये भी है कि मतलब उसको आप एक बार लगा लीजिए तो 2 सीजन में काट सकते हैं। इस उद्योग में कुशल श्रमिक ज्यादा नहीं चाहिए, गाँव के जो मजदूर होते हैं अकुशल श्रमिक ही इसको कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो यूपी और बिहार में मिल जाता है ये। अधिकांश मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्र में स्थित हैं, तो लंबी दूरी तक बहुत परिवहन नहीं करना पड़ता। लोग गांव में गन्ने को छीलते हैं, उसके छोल को निकालते हैं, ट्रक या ट्रॉली में लाते हैं, और 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे गन्ना मिले होती हैं, वहाँ ले जाके गिरा देते हैं, फिर पर्ची मिलती है, फिर पर्ची गिरा देखते हैं कब पैसा मिलेगा, तो ऐसा होता रहता है, ठीक है। ऊर्जा के लिए कोयला भी मिल जाता है। गन्ने की पेराई होती है तो गन्ने का खोई निकलता है, तो वो खोई लोग अपने घर में खाना बनाने के लिए चूल्हे में इस्तेमाल करने लगते हैं, अब तो सब बंद हो गया वो। मिलों के बीच उत्तम सड़क और रेल परिवहन की सुविधा भी वहां पे मिल जाती है। अब ये मुख्य चीनी उत्पादक राज्य हैं, इनको आप देख लीजिए, मैंने आपको बता ही दिया। उत्तर प्रदेश के ये जिले हैं, बिहार के हैं, महाराष्ट्र के हैं, तमिलनाडु के हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए, ठीक है। ये वो उत्पादक राज्य और जिले हैं जहां पर चीनी मिलें बेसिक रूप से उपस्थित हैं, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। अब आते हैं थोड़ा पेट्रो रसायन उद्योग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत या पूरी दुनिया का जो एनर्जी या ऊर्जा वाला कंसेप्ट या ऊर्जा वाला जो बैकबोन है उसको संभालता है। तो खनिज तेल या पेट्रोलियम आधुनिक युग का बहुउपयोगी और बहुमूल्य खनिज है। इससे गाड़ियां भी चलेंगी, इससे उद्योग भी चलेंगे, इससे बड़ी बड़ी मशीनें चलेंगी।
ठीक है। यह केवल शक्ति का साधन नहीं बल्कि कई उद्योगों का भी आधार है। ये न रहे तो कई सारी इंडस्ट्रीज ही खत्म हो जाएं, तो ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भूमि से प्राप्त अशुद्ध खनिज तेल को जब कारखानों में साफ किया जाता है, जिसको रिफाइनरी कहते हैं, उसके शोधन की प्रक्रिया में हजारों प्रकार के कई उत्पाद और रासायनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं और वो अलग अलग जगहों पर काम आते हैं। इस प्रकार अशुद्ध पेट्रोलियम से, जो अशुद्ध पेट्रोलियम होता है उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल। अशुद्ध पेट्रोलियम से विभिन्न प्रकार के रसायन ही पेट्रो रसायन कहलाते हैं। तो जब आप तेल ले आते हैं और उस तेल को शुद्ध करते हैं तो कई केमिकल्स मिलते हैं और वही कहलाते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है। जिन उद्योगों से ये प्राप्त होते हैं उन्हें पेट्रो रसायन उद्योग कहा जाता है। तो जिन उद्योगों से ये निकाले जाते हैं, खास करके जो रिफाइनरी उद्योग है वहां से ये मिलते हैं। इस प्रकार पेट्रो रसायन उद्योग का ही एक अंग है, लेकिन ये ज्यादा नया है। ये नया एक तरह का कंसेप्ट पूरी दुनिया में चल रहा है। ये पेट्रोलियम उत्पाद, नेफ्ता, प्राकृतिक गैस, जब आप तेल को साफ करेंगे ना तो नेचुरल गैस भी निकलता है वहां से, बिटुमिन, कैल्शियम कार्बाइड, ये सारी चीजों से बनाए जाते हैं। इस उद्योग द्वारा प्लास्टिक, ध्यान से देखिएगा, प्लास्टिक, उर्वरक यानी खाद, रंग, कृत्रिम रबड़, कृत्रिम रेशे, पॉलिस्टर, टेरिलीन, एक्रिलिक, टेट्रोन आदि, फोम, पीवीसी चादरें, विस्फोटक पदार्थ, कीटनाशक, डिटर्जेंट्स, कार्बन पेपर, छपाई की स्याही, वस्त्र उद्योग में काम आने वाले रसायन, सारी चीजों का उत्पादन किया जाता है। इसीलिए देखिए, बहुत जैसे जैसे ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज बढ़ी है ना, दुनिया में जो प्लास्टिक की चीजें, नई नई दवाइयां, नई नई कीटनाशक, नए नए कीड़े मारने वाली चीजें, नए नए छपाई के कलर्स और तरह तरह के डिजाइनदार वस्तुएं बनने लगी हैं, क्योंकि ये सारी चीजें इन जगह से निकलती है। इसलिए पेट्रो रसायन उद्योग मैंने आपको स्पेशली बोला कि जरूर जानना चाहिए। और ये मुख्यतः तेल क्षेत्र जहां होगा, तेल शोधक जहां कारखाने होंगे, जो रिफाइनरीज, वहीं पर ये ज्यादातर लगाई जाती हैं। इस उद्योग का प्रमुख आधार खनिज तेल और प्राकृतिक गैस है। इन दोनों ही कच्चे पदार्थों का हमारे देश में अभाव है। मांग की तुलना में उत्पादक कम है। हमारे देश में तेल कम ही है, आपको पता ही है, तो हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन एक चीज है, हम ऑयल रिफाइनिंग में बहुत आगे हैं। हम बाहर से तेल इंपोर्ट करते हैं, उसको रिफाइन करके शुद्ध तेल एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हमारे यहाँ प्राकृतिक गैस और तेल तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम उसको इंपोर्ट या जिसको कहते हैं आयात करते हैं। बड़ी मात्रा में आयात विदेशों से करना पड़ता है, जिस पर भारी मुद्रा भी खर्च होती है। तो इस उद्योग के विकास में कच्चे माल की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है कि भाई हाँ, हमारे पास लोकल एरिया में, भारत में बहुत ज़्यादा कच्चा माल है नहीं, बहुत कम है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में, दिग्बोई, थोड़ा सा राजस्थान का इलाका और मुंबई हाई, ये 3-4 ऐसे इलाके हैं जहाँ से थोड़ा बहुत तेल हमको मिलता है। एक आए हम नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, नॉलेज प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन आजकल चल रहे हैं। बीपीओ जैसे चलते थे, ऐसे केपीओ आ गए हैं। तो ज्ञान आधारित उद्योग वे उद्योग है जिनमें उच्च ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, ऐसे उद्योग में सूचना तकनीकी, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य आदि सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, है ना, टेलीकम्युनिकेशन है, इसके अलावा बहुत सारा जिसको आप कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी आ गई, इसमें आप माइनिंग कर रहे हैं, बिटकॉइंस हैं, या कुछ रिसर्च वाली चीजें आपको बताई जा रही हैं। तो ये जो एक इंडस्ट्री बन रही है धीरे धीरे, ये क्या है, ये नॉलेज बेस्ड अंदर है, ज्ञान आधारित उद्योग धीरे धीरे बनता जा रहा है। ये भी एक नया चीज दुनिया में देखने को मिल रहा है। जैसे सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, सूचना तकनीकी वह उद्योग है जो कंप्यूटर और सहायक उपकरणों की सहायता से प्राप्त किया जा रहा है। तो अब देखिए ना, पहले मोबाइल के बारे में आप क्या सोचते थे, है ना, अब कितना ज्यादा आपका टेक्नोलॉजी और जो सूचना या संचार का जो आदान प्रदान हो कितना आसान हो गया। यहां से अमेरिका आप व्हाट्सएप पर लाइव बात करिए, वीडियो कॉल करिए, है ना। तो सूचना तकनीकी शब्द में कंप्यूटर और संचार तकनीक दोनों एक साथ मिल जाते हैं और सॉफ्टवेयर का समावेश होता है। मतलब देखिए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पहले थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी पहले थी, लेकिन आपने क्या किया, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी चिट्ठी भेजना, फोन से बात करना, इसको कंप्यूटर से जोड़ा, कुछ सॉफ्टवेयर बनाए और निकल गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप अभी भी व्हाट्सएप में चिट्ठी तो भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, लेकिन उस पुराने चिट्ठी भेजने के कंसेप्ट को कंप्यूटर से जोड़ के सॉफ्टवेयर्स बनाए गए और वहां से आपने एक नया तकनीक निकाल लिया और ये ज्ञान आधारित उद्योग अब बन रहे हैं। कुछ लोग इस उद्योग में टेली संचार उपकरण, व्यष्टि इलेक्ट्रॉनिक आधारित उद्योगों को भी ले लिया जाता है, तो ऐसा भी देखा जाता है। इसका अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा संचार माध्यम और उपकरणों की सहायता से सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं और इसका प्रयोग संसार के विभिन्न वर्गों द्वारा किया जाता है। चाहे आप उसमें सैटेलाइट का यूज ले लीजिए, चाहे आप उसमें आपका यूट्यूब हो गया, आपके मैसेंजर्स हो गए, आपके फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया जो हो गई, तो जिससे भी आप संचार करते हैं और कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी को जोड़ लेते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, ये सारी चीजें इसका अंग बन जाती हैं। इस उद्योग के प्रगति के कारण इसमें इसे भूमि, श्रम और पूंजी के साथ उत्पाद का चौथा साधन समझा जाने लगा है। बेसिकली अर्थव्यवस्था की तीन चीजें हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक,
चतुर्थ क्षेत्र में ये चीजें ऐड हो रही हैं। दूसरा, जो उत्पाद के साधन होते हैं, भूमि, श्रम और पूंजी, उसके साथ ही अब ये चौथा साधन बनता जा रहा है कि ये किसी भी चीज के उत्पादन के लिए अब संचार टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होना भी जरूरी है। और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उद्योग के त्रिकेंद्रीय मॉडल के साथ एक चौथे क्षेत्र सूचना आधारित उद्योग का विकास हुआ है। अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, मैंने बताया, प्राथमिक कृषि, द्वितीयक विनिर्माण, तृतीयक सेवा और चतुर्थक जो है अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को माना जाने लगा है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज पूरी दुनिया में आया है। उच्च शिक्षा अगर बात करें, इसी के अंतर्गत आएगा। तो सूचना तकनीकी शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है। आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर के बारे में, आपको जिसको कहते हैं ना कोडिंग पता होनी चाहिए, बहुत सारा इंजीनियरिंग पता होना चाहिए। तो उच्च शिक्षा इसमें होना बहुत जरूरी है। इसके लिए पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों का विकास किया जाए ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण हो, है ना। जो स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास पर बल देना होगा। ऊंची लागत इसकी समस्या है और गरीब और निम्न मध्यम के लोग नहीं पहुंच के बाहर हैं। 40 करोड़ व्यक्ति भारत में मध्यम वर्ग के हैं। तो कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि वो बच्चे भी IITs में जाएं, NITs में जाएं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ें। ठीक है, तो यद्यपि अब इस उद्योग की समस्याओं का समाधान अगर हम देख लें थोड़ा सा कि हम उद्योगों में जो समस्याएं हैं, तो ये एक तो हमने देख लिया कि भाई ज्ञान आधारित उद्योग भी हैं। तो पेट्रोकेमिकल उद्योग, ज्ञान आधारित उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री उद्योग, चीनी उद्योग, सभी उद्योगों की हमने चर्चा की। कैसे स्वरूप बदल रहा है भारत में औद्योगिकीकरण का, माने जहां पर हम धीरे धीरे छोटे मोटे कुटीर उद्योग चलाते थे, वहां से उद्योग बनाने लगे, उद्योगों से हम फिर उद्योगों का निजीकरण करने लगे, प्राइवेट उद्योग आने लगे, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज तक हम पहुंच गए। लेकिन कुछ समस्याएं हैं उद्योगों से संबंधित, इनको देख लेते हैं। यद्यपि प्रत्येक उद्योग से संबंधित समस्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, जो समस्याएं वस्त्र उद्योग की समस्याएं हैं वे कागज उद्योग की नहीं है। ये बहुत सही बात है, हर इंडस्ट्रीज की अपनी पर्टिकुलर समस्या है। लेकिन इन समस्याओं के समाधान में भी भिन्न भिन्न है, समस्याओं के समाधान भी अलग अलग हैं। लेकिन कुछ समस्याओं का हम हल एक साथ कर सकते हैं, जैसे कच्चे माल की कमी को पूरा करना, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, कृषि पर आधारित हो या किसी भी चीज पर सॉरी या खनिज पर आधारित हो या वनों पर आधारित हो, उसका कच्चा माल उसको मिले। पूंजी की कमी अगर है, पैसे की कमी आ रही है, उसको दूर किया जाए। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी को और डेवलप किया जाए। औद्योगिक क्षमता, इंडस्ट्रियल जो कैपेसिटी उसको बढ़ाया जाए। और जो औद्योगिक प्रदूषण है, जो इंडस्ट्रीज से वहां से गंदा पानी निकल रहा है या गंदा धुआं निकल रहा है, इसको कैसे हम जिसको कह सकते हैं कि कम कर सकते हैं या स्वच्छ कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, इस पर भी ध्यान जरूर देने की आवश्यकता है ताकि इंडस्ट्रीज की हम समस्याओं को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। अब आते हैं कि उद्योगों का समूहकरण कैसे, क्लस्टराइजेशन कैसे होगा, कैसे समूह में उद्योग बनेंगे। तो प्रायः यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि जब किसी क्षेत्र में किसी उद्योग का प्रारंभ हो जाता है तो उस क्षेत्र में एक के बाद एक विभिन्न प्रकार के कई उद्योग स्थापित हो जाते हैं, जिससे वहां उद्योगों का केंद्रीकरण हो जाता है। मतलब वहां कई उद्योग एक साथ आके लग जाते हैं। उद्योगों के इस केंद्रीकरण को औद्योगिक समूहीकरण कहते हैं। तो हो सकता है कि उसी तरह का उद्योग और हो जाए या उस उद्योग के सहायता में और कई उद्योग वहां लग जाए। तो ये जब बहुत सारे लेकिन उद्योग वहां हो जाएंगे तो उद्योगों का समूहीकरण इसको कहा जाता है या क्लस्टरिंग कहते हैं। क्या किन बातों का होना आवश्यक है इसके लिए? तो किसी प्रमुख उद्योग का संगठन हो, प्रमुख उद्योग से संबंधित सहायक और पूरक उद्योग हो। जैसे मान लीजिए लेट सपोज कि यहां पर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बना, ठीक है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बनी। किस चीज की? यहां बनी कार की इंडस्ट्री मान लीजिए। तो यहां पर एक आयरन स्टील की इंडस्ट्री बन जाएगी जो इसके नट बोल्ट और सारी चीजें बना देगी। यहां पर एक ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री लग जाएगी जो सारी चीजें सप्लाई करने का काम करेगी, है ना। तो या मतलब यही होता है कि एक प्रमुख इंडस्ट्रीज हो और उसकी सहायता करने वाली और बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहां पर बन जाए। श्रमिक और आश्रितों के लिए रोजगार वहां पर मिल रहा हो। बैंकिंग और बीमा की सुविधाएं हो ताकि सब लोगों को वहां बैंक मिल जाए, बीमा मिल जाए। ठीक, विशाल नगरीय जनसंख्या हो ताकि उस वहां पर लोग रह सकें और जो चीजें प्रोडक्ट हैं अब्जॉर्व करें। और परिवहन के मार्ग वहां अच्छे होने चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र के प्रकार की बात करें तो उद्योगों के समूहकरण के प्रभावी कारणों में श्रमिकों की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की अब इसमें चर्चा कर लेंगे हम, ठीक है। कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र जो है वो 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। जो हम यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र के प्रकार हैं उन प्रकारों की चर्चा अगर करेंगे तो पहला आएगा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में। इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जिनमें न्यूनतम दैनिक मजदूरों की संख्या 1.5 लाख होती है। ठीक, क्या हेडिंग था? औद्योगिक क्षेत्र के प्रकार। इसमें पहला जो है प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, जहां 1.5 लाख तक के क्या है दैनिक मजदूरों की संख्या हो। एक तो ये हो गया।
लघु औद्योगिक क्षेत्र क्या है? जहां न्यूनतम दैनिक मजदूरों की संख्या 25,000 तक, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां रोज 1.5 लाख मजदूर काम कर रहे हो, तो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हो गया। जहां 25,000 तक कर रहे हैं वो क्या हो गया? लघु औद्योगिक क्षेत्र हो गया। और जहां 25,000 से कम मजदूर काम करते हैं जिस क्षेत्र में, वो अल्प औद्योगिक क्षेत्र हो गया। तो ये भी पूछा जा सकता है, 1.5 लाख, 25,000, 25,000 से कम। अब हम आ जाते हैं कि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भारत में कौन कौन से हैं। उद्योगों का जब समूहीकरण हो रहा है तो भारत में से कौन कौन से क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और प्रमुख हैं। तो भारत में औद्योगिक विकास का मुख्यतः स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ हुआ है, और अभी जो हमारा औद्योगिक प्रदेश है वो भी अभी प्रारंभिक अवस्था में, पूरी तरह डेवलप नहीं है, लेकिन कुछ स्थान पर वो विकसित हो चुके हैं। जैसे हुगली औद्योगिक क्षेत्र, आपको पता है, जो पूरा कोलकाता वाला इलाका है। दामोदर घाटी या छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र, जो पूरा झारखंड राज्य है, छोटा नागपुर प्लेट्यू कहते ही हैं, और वहां पर बहुत सारे कोल फील्ड्स और आयरन फील्ड्स हैं। मुंबई पूना का औद्योगिक क्षेत्र वेस्टर्न घाट से लगा हुआ। अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र, उससे पूरा गुजरात आपका कवर हो जाएगा। मदुरई कोयम्बटूर बेंगलोर यानी तमिलनाडु और कर्नाटक, पूरा उसमें क्या करेंगे आप, कवर कर लेंगे। हुगली की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्र है और लगभग 75 किलोमीटर दूरी तक है। यह उत्तर में बांसबेरिया और दक्षिण में बिरलापुर तक है। कोलकाता हावड़ा इसका सबसे सेंट्रल पॉइंट है। ठीक बात है, कोलकाता औद्योगिक क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। बहुत पुराना औद्योगिक व्यापारिक केंद्र याद है, फोर्ट विलियम हुआ करता था अंग्रेजों के जमाने से। कई औद्योगिक, इस प्रदेश में कोई भी औद्योगिक केंद्र ऐसा नहीं है जैसा जो हुगली नदी पर ये बना हुआ है। ठीक है, तो हुगली नदी इंपॉर्टेंट है वहां पर। इस नदी के दाएं किनारे प्रमुख केंद्र बांसबेरिया, बामदाना, बैदवारी, श्रीरामपुर, सकरैल, औड़िया, और एक तरह से बाएं किनारे पर नैहाटी, जगदल, टीटागढ़, अरारपाड़ा, ये सारी जगह हैं, कोलकाता है। ठीक है, तो ये हुगली वाला क्षेत्र हो जाएगा। दामोदर घाटी क्या है? झारखंड और पश्चिम बंगाल वाला हो जाएगा दामोदर घाटी का, और 300 किलोमीटर पश्चिम में कोलकाता से ये पड़ता है, बहुत नजदूर नहीं है ये। और भारत का रूर कहा जाता है क्योंकि मिनरल्स के लिए, जर्मनी में रूर है ना, तो भारत का रूर इसको कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पे खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और लोहा इस्पात उद्योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। दुर्गापुर, आसनसोल, जमशेदपुर, राउरकेला, यानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ के इलाकों में, उड़ीसा के इलाकों इसमें शामिल है, विशेष करके झारखंड का इलाका। तो ये हमने देखे वो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, हमने देखे भारत के उद्योग, इसके बदलते हुए स्वरूप, और निर्माण इंडस्ट्रीज होती क्या है इसके बारे में समझा है। इसकी क्या समस्याएं हैं, कैसे समूहीकरण होता है, कहां पर इन उद्योगों का स्थानीयकरण होता है, लगभग सारे पॉइंट्स मैंने इसमें आपके कवर किए हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी अगर आप देख लेंगे, कवर कर लेंगे, तो आपको चैप्टर में कोई समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है, मैप आप लेकर बैठिएगा और मैप के साथ इसको और अच्छे से करिएगा तो आपकी पढ़ाई की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है, चाहे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है या मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है या मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब मंच है, वहां से आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सबकी पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं, कक्षा 7 से 12 तक की। जो सोशल मीडिया हैंडल्स है मैग्नेट ब्रेन्स के, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनको आप जरूर फॉलो करिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।